उमर अब्दुल्ला ने अभी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जनाब जितने भी इंडिपेंडेंट इस बार लड़ रहे हैं इंक्लूडिंग सरजान बरकाती और अभी चूँकि इंजीनियर रशीद अभी जेल से बाहर आए, आपने भी सुना होगा, तो उनको भी आपने उन्होंने कहा कि जनाब दिल्ली से पहले बात करके आए तभी छोड़ा गया और सरजान बरकाती भी जो है बीजेपी के प्रॉक्सीज़ है और इंडिपेंडेंट भी बीजेपी के प्रॉक्सीज़ जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ मैदान में डाला जा रहा है ताकि नेशनल का वोट डिवाइड करे। आप इस स्टेटमेंट पे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे अगर आपको अच्छा लगे? ये गवर्नमेंट एक कुछ एजेंसीज ने ऐसा माहौल क्रिएट करके रखा है जहां इंडिपेंडेंट्स को उठाया गया है वोट डिवाइड करने के लिए, सो दैट बीच रास्ते से इनके कैंडिडेट्स निकल जाए जो कल को बीजेपी अलाइनमेंट को सपोर्ट कर सके। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर अगर बात करें, हाल ही में आपके फॉर्मर काउंसलर जिन्होंने अपने सपोर्टर्स के साथ में पीडीपी को ज्वाइन किया, सलमान को इफेक्ट हुआ? हमने आपके सीनियर एक लीडर से बात की तो उन्होंने कहा कि जनाब कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि शायद पार्टी को हाईजैक किया गया, तो सलमान इस पे जवाब देना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल लगातार गर्म है, लेकिन हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें, हेड टू हेड बैटल है और एक तरफ जहां पीडीपी, दूसरी तरफ वही नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपने जोर आजमाया जा रहा है। लेकिन इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सलमान अली सागर को मैदान में डाला है हजरतबल सीट पर इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन सलमान अली सागर हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस वक्त तक इन्हें क्या लग रहा है कि इस इलेक्शन में अब हजरतबल में ये कहाँ खड़े हैं। सलमान साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। जहां आप कैंपेनियन में बिजी है वहां हमारे चैनल के लिए मेरा सीधा सवाल रहेगा, जब से इलेक्शन का बिगल बजा है, आपका नाम अनाउंस किया गया है, कहां देखते हो नेशनल कॉन्फ्रेंस को खुसूसी तौर पर जहां पर आप खुद फाइट कर रहे हैं? फिलहाल तो वो लोगों ने बताया है 4 महीने पहले ही पार्लियामेंट में नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीड कोई 10 के करीब था इस कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली सेगमेंट में, तो मुझे नहीं लगता खासा कोई फ़र्क है उसमें। इनफैक्ट उस वक्त लोगों ने एक असेंबली सेगमेंट के लिए वोट नहीं किया था, बल्कि एक जनरल होता है। उसके बावजूद भी जो हमने एफर्ट लगाया कैंपेनिंग में और बाकी चीज़ें, ओवरऑल सिचुएशन रहा, तो उस हिसाब से हम बहुत कंफर्टेबल हैं और इंशाल्लाह मुस्तकीम जो पार्लियामेंट में हुआ, मुझे बहुत पूरा यकीन है कि वो और उससे ज़्यादा रिपीट होगा, बेहतर परफॉर्मेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी इस बार। उमर अब्दुल्ला ने अभी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जनाब जितने भी इंडिपेंडेंट इस बार लड़ रहे हैं इंक्लूडिंग सरजान बरकाती और अभी चूँकि इंजीनियर रशीद अभी जेल से बाहर आए, आपने भी सुना होगा, तो उनको भी आपने उन्होंने कहा कि जनाब दिल्ली से पहले बात करके आए तभी छोड़ा गया और सरजान बरकाती भी जो है बीजेपी के प्रॉक्सीज़ है और इंडिपेंडेंट भी बीजेपी के प्रॉक्सीज़ जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ मैदान में डाला जा रहा है ताकि नेशनल का वोट डिवाइड करे। आप इस स्टेटमेंट पे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे अगर आपको अच्छा लगे? उमर साहब बहुत बड़े लीडर हैं, जब वो कोई बात करते हैं तो उसका एक बेसिस होता है, उसका एक लॉजिक होता है उमर साहब की बात का, और अंडरस्टैंडिंग भी होती है उनकी, और मोर ओवर उनके जब वो बात करते हैं तो उनके पास एक लेवल का एक इंफॉर्मेशन भी होता है, एक जिसको आप कह सकते हैं बैकअप होता है अपने कमेंट को जस्टिफाई करने का, उनके पास वो सब होता है। तो जब उन्होंने कहा है वो बहुत जिम्मेदारी से कहा होगा यकीनन। सलमान को क्या लगता है? सलमान के पास भी तो तजुर्बा है सियासत का। अब केवल उमर अब्दुल्ला की सीट पर एआईपी या बाकी जिनको वो कह रहे वहीं पे तो नहीं है, सलमान जहाँ पर लड़ रहा है वहाँ पे भी तो एआईपी है या बाकी इंडिपेंडेंस है, तो सलमान का तजुर्बा क्या कह रहा है? इंडिपेंडेंस का जहाँ तक सवाल है, देखिए इंडिपेंडेंस का दरवाज़ा खुला है पीडीपी की तरह, जैसे उन्होंने भी आज दरवाज़ा खोल के रखा है कांग्रेस से अलायंस करने की कोशिश ना करके। उन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि हम इंडिया ब्लॉक अलायंस के मेंबर्स बने, तो उनका भी ऑप्शन खुला है बीजेपी में जाने का। उनके नए नए दोस्त रहे अभी सरकार में, अभी भी दोस्ती थोड़ी बाकी है, तो इंडिपेंडेंस का तो बिल्कुल ही खुला है। भाई आप हमें वोट दो, इन केस गॉड फॉरवर्ड इंडिपेंडेंस जीतते हैं कोई, तो वो बीजेपी के साथ अलाइन कर सकते हैं। तो ये इस वक्त सब समझते हैं कि ये गवर्नमेंट एक कुछ एजेंसीज ने ऐसा माहौल क्रिएट करके रखा है जहां इंडिपेंडेंट्स को उठाया गया है वोट डिवाइड करने के लिए, सो दैट बीच रास्ते से इनके कैंडिडेट्स निकल जाए जो कल को बीजेपी अलाइनमेंट को सपोर्ट कर सके। सो उमर साहब का स्टैंड सही है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई। सलमान, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर अगर बात करें, हाल ही में आपके फॉर्मर काउंसलर जिन्होंने अपने सपोर्टर्स के साथ में पीडीपी को ज्वाइन किया, सलमान को इफेक्ट हुआ? नहीं, ज्वाइन आते जाते हैं लोग, जो पार्टी में होते हैं मायने वो रखते हैं, चाहे वो पीडीपी में हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस में हो, कांग्रेस में हो। लोग इस चीज़ को नज़र में रखते हैं कि जो लोग गए हैं क्या वजूहात रहे हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। सलमान ने बात करने की कोशिश की? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पार्टी के लोग हैं वो पार्टी को वोट डालेंगे अपने मुफाद के लिए, जो जीते हैं, जो उसको फिर कोई और रंग देने की कोशिश करते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है,
एक वर्कर तो ठीक है, हम वर्कर की इज्जत करते हैं, लेकिन अगर वर्कर को पर्सनल कंसिडरेशन आ जाए तो मुझे नहीं लगता वो इफेक्ट करती पार्टी को। पार्टी बहुत बड़ा मनसब है इंसान के लिए, ना कि इंडिविजुअलिटी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे लार्जेस्ट रीजनल पार्टी है जम्मू कश्मीर की, लेकिन अगर उसी रीजनल पार्टीज़ पर जो लोग निकल रहे तो वो इल्ज़ाम लगाए, जैसे रिसेंटली अगर हमने आपके सीनियर एक लीडर से बात की तो उन्होंने कहा कि जनाब कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि शायद पार्टी को हाईजैक किया गया, तो सलमान इस पे जवाब देना चाहिए। देखिए ये एक ही पार्टी है स्टेट में जो 93 ईयर्स से कायम दायम है। दुनिया जहान की कोशिश की गई आज तक, अभी भी 2019 के बाद कोशिश की इसको तोड़ने की। अब जो ये लोग बोल रहे हैं जी काबिज़ है, ऐसा है, वैसा है, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। अगर मेरा कोई सीनियर रहा है तो मैं उसके खिलाफ नहीं बोल सकता, बोलना भी नहीं चाहिए। एक मॉरलिटी और पॉलिटिकल जो स्टेट्समैनशिप होती है, हमें हर एक की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और वो बड़े हैं जिनकी शायद आप बात कर रहे हैं, तो मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन नेशनल काउंसिल का जहाँ तक सवाल है, वहाँ ये बोलना कि हाईजैक हो गई है, ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल फोर्स है जम्मू कश्मीर का, प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है, और इन बातों से मुझे लगता है इस पर असर पड़ता है। अभी अभी हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन जीता है, हमने कोई ऑलमोस्ट 40 सीटों पे बढ़त हासिल की हुई है, और ये एक ऐसी पार्टी है जो अभी भी आपने देखा पीडीपी बनी, कहीं नहीं रही। बाकी रीजनल पार्टीज बनने की, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कहीं नहीं रही। रिसेंटली आपने कुछ देखा, रीजनल पार्टी जो बनी उनकी ज़मानतें जब्त होगी। अब आप इन सब का मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस से करेंगे तो मैं समझता हूँ ये सवाल आपका पूछना गलत है। नहीं, आपके लीडर का सवाल मैंने आप पे किया, मैं पार्टीज की अब बात किसी नहीं कर लीडर को ज़ाती कंसिडरेशन ज़्यादा प्रिवेल करती है बजाय ऑर्गेनाइजेशन का इसके, तो मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता। लेकिन नेशनल काउंसिल बहुत बड़ी फोर्स है, ये लोगों की पार्टी है, ये लोगों की जमात है, इसलिए आप देखते हैं बार बार लोग इसको सपोर्ट करते हैं। सलमान, इलेक्शन टफेस्ट होगा, हर एक इलेक्शन टफ होता है, इवन अगर मोहल्ले का होता है वो भी टफ होता है, क्रिकेट एसोसिएशन का वो भी टफ होता है, ट्रेडर एसोसिएशन का वो भी, बार का इलेक्शन है वो भी टफ होता है। असेंबली और पार्लियामेंट तो एक एक बंदे का इलेक्शन होता है। एवरी सिंगल इंडिविजुअल इज़ द वोटर, एवरी सिंगल इंडिविजुअल इज इलेक्टेड। सो जब आपके एक सेगमेंट में लाखों वोटर्स हैं, तो आप किसी भी सिचुएशन में उसको ईजी नहीं मानते हैं। लेकिन हाँ, यकीन है हमें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो अभी भी हालात हो, जो पीडीपी ने बीजेपी के साथ अभी अलायंस किया हुआ है 2014 में, और जिसका हम खमियाजा आज भुगत रहे हैं, जिसकी वजह से 2019 हो गया। अगर पीडीपी ने बीजेपी को नहीं लाया होता तो 2019 की फाउंडेशन नहीं पड़ी होती। मैडम मुफ्ती ने और मुफ्ती साहब मरहूम ने उनको अंदर लाया, अपने घर का नक्शा दिखाया और बताया यहाँ कैसे क्या करना आपको, वो सब करके चले गए, और आज की डेट में जम्मू कश्मीर के लोगों को नंगा कर गए, कुछ भी नहीं रखा उनके पास। तो इसकी जिम्मेदारी अवलन बीजेपी से ज़्यादा यहाँ की रीजनल पार्टी में जाती है, जिन्होंने उनको यहाँ का दरवाज़ा दिखाया, सेक्रेटरीट का दरवाज़ा दिखाया, उनके मिनिस्टर्स बनाए, उनके डिप्टी सीएम बनाए, उनके एमएलसीज बनाए, उनके एमपीज बनाए। तो उस चीज़ से पीडीपी कभी एग्जोनरेट नहीं हो सकती। ये एक सवाल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का नहीं है, ना ही ये गवर्नमेंट का सवाल है। ये सवाल उन लाखों करोड़ों जवानों का है और हमारी नस्लों का है, जिन्होंने पीडीपी ने जिनका फ्यूचर ख़त्म किया है एक चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, जो मुफ्ती साहब ने रखी और महबा जी ने ली अपने लिए। लेकिन हमारी नौकरियां, हमारी बाकी चीज़ें जो 370 से ख़त्म हो गई है, उसकी ज़िम्मेदारी पीडीपी में जाती है। और लोगों को, पीडीपी को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसका खमियाजा उनको इस इलेक्शन में भुगतना। अच्छा, आपके कहने का मतलब यह है कि 370 जो हटा या ब्रिगेड हुआ, उसका क्रेडिट केवल पीडीपी को मिलना चाहिए कि उनकी वजह से हटा? आपको शक है कोई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरे से पूछ, आम आदमी कोई शक है? अगर नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ कि आप। नहीं, मुझको तो शक ही नहीं है, लेकिन किसी आम आदमी को शक नहीं इस बारे में। ये कि एनसी ने हटाया, किसी और कांग्रेस ने हटाया है? नो, बीजेपी को पीडीपी ने लाया और हमने सपोर्ट एक्सटेंड किया था मुफ्ती साहब को, लेकिन नहीं माना। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा आपके इसमें, अगर पीडीपी सिंसियर होती बीजेपी के 2 बार सपोर्ट करने के बाद भी, तीसरा मौका मैडम मुफ्ती के पास ये था कि वो जब बीजेपी ने सपोर्ट वापस ले लिया तो एनसी और कांग्रेस को अप्रोच कर सकती थी, यहाँ एक सरकार होती। वो सरकार होते हुए बीजेपी के लिए 370 ख़त्म करना मुश्किल होता, लेकिन एक गेम प्लान बना था कि हम सपोर्ट वापस लेंगे, आप साथ ही इस्तीफ़ा दे दीजिए तो हम 370 ख़त्म करेंगे। अदरवाइज़ महबूबा मुफ्ती के पास बीजेपी सपोर्ट विड्रा करने के बाद भी एक ऑप्शन था कि वो एनसी और कांग्रेस के साथ रहे और बीजेपी यहाँ वो चीज़ ना कर सके जो नहीं किया। सो ये एक टेक्निकलिटी है बेशक, जो थोड़ा मुश्किल होती है आम लोगों को समझने में, लेकिन हकीकत यही है कि इस मुल्क का अगर कोई रियलिस्टिकली रिस्पॉन्सिबल है जो आज की तबाही है तो वो पीडीपी है, और लोग उसका जवाब तो दे ही देंगे। सलमान, मेरे 2 सवाल आपसे मुख्तसर हुए, क्योंकि आज आपसे जो बात हो रही है, आप इस कैंडिडेट, इस
मैंडेट आपको मिला है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, लेकिन अहम सवाल ये है, जैसे आपने खुद भी कहा कि हर कोई इलेक्शन जो है हर एक के लिए टफ होता है, चाहे किसी भी इलेक्शन की बात करें। लेकिन रिसेंट का जो वीडियो, ऑलमोस्ट 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, हालांकि पार्लियामेंट इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन में ज़रूर फ़र्क है, जहां 3 बंदे लड़ रहे होते वही 319 लड़ रहे हैं। तो हाल ही में जो उमर अब्दुल्ला का वीडियो गांदरबल से भी आया, जिसमें आपने देखा कि बड़ा तनकीद का निशाना उनको बनाया गया, उसके बाद जब उनका वीडियो जो टोपी से नीचे डालकर उन्होंने कहा कि बस मैं गुजारिश करता हूँ मेरी इज्जत की रखवाली करो और मुझे मौका दो। तो सलमान, उसके बाद जो क्रिटिसिज्म हुआ उसको जवाब देना चाहोगे? क्रिटिसिज्म हमारे मुखालिफ करते हैं। अगर उमर साहब मीडिया वाले से गुस्से से बात करेंगे, कहेंगे एरोगेंट है, वो टोपी मांग के, वोट मांग के कह रहे हैं, बाहर लोग हाथ जोड़ के मांगते हैं। यहाँ उन्होंने कहा कि मेरी इज्जत आपके हाथ में, और अपने लोगों से कैसी शर्म, जो आपके अपने लोग हैं, जिनसे आप, जो आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपसे 80-40 साल बड़े हैं, उनको अगर बोलोगे भी प्लीज़ मुझे वोट कर दो, हाउ डज इट मैटर? हम तो जाते हैं। ये तो अक्सर कहा जाता है जी पॉलिटिशियन भीख मांगने आते हैं वोटों के लिए, लेकिन उमर साहब ने तो कहा मेरी इज्जत आपके हाथ में है। तो अगर एक बेटा अपनी माँ को, अपने बाप को, बड़े भाई को बोलता है मेरी इज्जत आपके हाथ में, इसमें बुरा क्या है? लेकिन आपने फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन उमर साहब को अपोज करना है, तो लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, वो चीज़ लोगों ने बहुत सीरियस ली है और वो समझते हैं कि इसमें उमर साहब की ह्यूमिलिटी थी। उमर साहब खाली बोल सकते, लेकिन उन्होंने उसमें एक एडिशन जो किया ह्यूमिलिटी का, एक अपनेपन का, कि आप मेरे लोग हैं, आप ही के हाथ में हैं, ना कि एजेंसीज के हाथ में है, ना कि कोई और है जो मुझे बनाएंगे, आप ही बनाएंगे। सो मीडिया का क्या है, लेकिन हमें पता है कि ये सही चीज़ थी। सलमान, जिस तरीके से ओवरऑल इलेक्शन होने वाले हैं, क्या उम्मीदें हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि किस वजह से वो इस इलेक्शन पे इतना ज़्यादा जोर लगा के है कि हाँ जीतना तो है, लेकिन जीतने के पीछे कारण क्या है, किन सब चीज़ों को बदलना चाहेंगे? जीतने के पीछे कारण ये है कि जो पीडीपी और उनके बानी लीडर्स ने किया है, और अब मैडम भी उसको कंटिन्यू कर रही है आज की डेट में भी, अलायंस को साइड पे रख के, जो उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, अलायंस से पहले ही कैंडिडेट अनाउंस किए सो दैट कांग्रेस बाहर रहे। हम चाहते हैं कि उन सभी फोर्सेस को, जैसे उमर साहब ने कहा भी है, कि हम इंश्योर करेंगे कि भाई असेंबली में पहली बात 370 और 35 एक ही हो जाए, और जो बचा कुछ है उस पर कंट्रोल रखा जाए। अगर कुछ बचा कुछ है, अगर पीडीपी बीजेपी अलायंस ने कुछ छोड़ा है 2014 के बाद, अगर कुछ बचा है उस पर बात हो जाए। और मोर ओवर, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम क्यों चाहते हैं हमें इलेक्शन जीते, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बिलखसूस बीजेपी लीडरशिप को ये बोले जम्मू कश्मीर के लोग डिवाइडेड नहीं है, हम एक मैसिव मैंडेट लेके आए हैं, और इस मैसिव मैंडेट की आपको कदर करनी है। जो कि मोदी जी बार बार कहते हैं मैं 130 करोड़ लोगों का बड़ा हूँ, मैं उनका मतलब रहबर हूँ। तो जब वो यहाँ से 1 करोड़ लोगों का मैंडेट लेके जाएंगे उमर साहब, तो बीजेपी लीडरशिप और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मजबूर हो जाएगी उस मैंडेट की बातों को कंसिडर करने के लिए। दैट इज़ वाई वी फोकस दैट वी शुड गेट ह्यूज मैंडेट सो दैट वी बार्गिन एट द हाईएस्ट लेवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अलायंस में आप कांग्रेस के साथ है? Yes. और शक है कल आपको? नहीं, मैं शक, आप हमेशा कह रहे शक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अलायंस बाहर से एक साथ लड़ने की बातें की जा रही है। कल की बात करें, विकार रसूल बानिहाल से ओपन चैलेंज देता है डिबेट के लिए कि आइए लाइए नेशनल कॉन्फ्रेंस को, लाइए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को। एक साइड से अगर अलायंस की बातें हो रही है, दूसरी तरफ से अपोजिशन, इसी जो अलायंस पार्टी के मेंबर है वही आपके ऊपर टारगेट करे, तो इस पे क्या लोगों का ये नहीं देखते, हमने कुछ ऐसी सीटें छोड़ी है साउथ कश्मीर में फ्रेंडली जिन पे आप contest कर रहे हैं? नहीं, हमने जो छोड़ी है, अच्छा। जहाँ पे हमने कांग्रेस को दी हुई है, वहाँ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी सर्विस छोड़ी है। एक रिटायर्ड जस्टिस है जिनकी 4 साल सर्विस थी, दूसरे हमारे एक फॉरेन मिनिस्टर जिनने दूसरी पार्टी से ज्वाइन किया था, जिन्होंने का बहुत एफर्ट था, लेकिन हमने लार्जर इंटरेस्ट के लिए वो सीटें छोड़ दी है। हमने श्रीनगर में एक सीट छोड़ दी है, उस वक्त हम चाहते तो हम कहते नहीं यहाँ भी कर लो, लेकिन एक लार्जर इंटरेस्ट को नज़र में रखते हुए हमने कहा नहीं, हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब जहाँ फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है, वहाँ जो 2 कैंडिडेट्स हैं वो तो बोलेंगे आपस में कुछ ना कुछ, उनको तो बोलना ही है। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ शाम को खाना खाएंगे और लोग उनको वोट डालेंगे? कल उमर अब्दुल्ला ने भी तो कहा कि जनाब वो तब सच बोल रहे थे जब मैं आपने ये देखना है कि उमर साहब किस तरीके से कैंपेन करें, डॉक्टर साहब किस तरीके से कैंपेन करें। आप ये देखिए कि हमारे साउथ कश्मीर में जो सीटें हमने कांग्रेस को दी हैं, हमारे कैंडिडेट जो वहाँ एस्पिरेंट्स थे मैंडेट के, वो कैसे उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं। अगर आप न्यूज़ को थोड़ा पॉजिटिव सेंस में देखेंगे तो शायद आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे लोगों को बोलने में कि ये अलायंस ज़्यादा सही है। तो फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे सलमान अली सागर, जिनसे हमने गुफ्तगू की, सवालात किए जो हमारे पास में मौजूद थे और तवक्का कर रहे थे कि सलमान अली सागर साहब जवाब देंगे। सारे जवाब आपके सामने हैं, कमेंट सेशन खुला है, आपने सवाल दिए थे, हमने पूछे।
जवाब आपके सामने है, तो कमेंट सेशन में आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। सलमान साहब, इतने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। झंडा